नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्करेंसी कंट्रोल सिंक्रोनाइजेशन। तो इसके अंदर जो है आज हम इसका बैकग्राउंड नॉलेज डिस्कस करेंगे और प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम होता है जो कॉन्करेंसी कंट्रोल से रिलेटेड है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। क्रिटिकल सेक्शन किसे कहा जाता है, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारे मेथड हैं जिसके द्वारा क्रिटिकल सेक्शन जो प्रॉब्लम है, जो उसका सॉल्यूशन है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उसमें से जो नीचे दिए गए हैं, सॉल्यूशन विथ लॉग वेरिएबल, सॉल्यूशन विथ स्ट्रक्ट अल्टरनेटिव और पीटरसन सॉल्यूशन। तो आज ये जो सॉल्यूशन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं बैकग्राउंड नॉलेज से कॉन्करेंसी कंट्रोल के बारे में। कॉन्करेंट एक्सेस टू शेयर डेटा में रिजल्ट इन डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर जब कॉन्करेंट एक्सेस होता है डेटा का, शेयर डेटा का, तो यहाँ पर डेटा इनकंसिस्टेंसी जो है वो यहाँ पर ऑकर हो सकती है। मेंटेनिंग डेटा कंसिस्टेंसी रिक्वायर मैकेनिज्म टू एंश्योर द ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है कोऑपरेटिंग प्रोसेस। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं और उन्हें जो शेयर्ड डेटा को एक्सेस करना, एक जो कॉमन डेटा होता है, उन्हें दो अलग अलग प्रोसेस को एक्सेस करना होता है, मैनिपुलेट करना होता है। तो ऐसे जो प्रोसेस होते हैं उन्हें कोऑपरेटिव प्रोसेस कहा जाता है। Suppose that we want to provide a solution to consumer production problem, that is for all the buffer. We can do so by having an integer count that keep track of number of full buffer. Initially count is set to 0. It is incremented by the producer after it produce a new buffer and is decremented by the consumer after it consume a buffer. तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रोड्यूसर जो है एक प्रोसेस हो गया और कंज्यूमर एक दूसरा प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पर ये जो दो प्रोसेस है वो एक कॉमन एक प्रोड्यूसर चीज़ों को प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर जो है वो उसको प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का काम करता है। और यहाँ पे जैसे ही प्रोड्यूसर जो है एक आइटम प्रोड्यूस करेगा, उसे बफर में प्लेस करेगा और काउंट को वो एक से इंक्रीमेंट कर देगा। और यहाँ पर काउंट ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ जो है आइटम्स जो है बफर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और कंज्यूमर जैसे ही कंज्यूम करेगा एक आइटम, और वो आइटम को कंज्यूम करने के बाद वो काउंट की वैल्यू वो 1 से डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों प्रोसेस है ये कोऑपरेटिव प्रोसेस है, और क्योंकि ये एक दूसरे के कोऑपरेशन से ही ये चल सकता है। जब तक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकता, और प्रोड्यूसर तब तक प्रोड्यूस करता है जब तक कि बफर फुल ना हो जाए, और कंज्यूमर तभी कंज्यूम कर सकता है जब बफर में कोई आइटम एग्जिस्ट करे, तभी कंज्यूमर चीज़ों को कंज्यूम कर सकता है। तो यहाँ पर हम इसके कोड को देख लेते हैं और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर क्यू का इस्तेमाल किया है, जिसे हम देखेंगे। यहाँ पर ये प्रोड्यूसर है, ये कंटिन्यू चलते रहेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर वाइल लूप लिया है और वो कंटिन्यू चलेगा। तो प्रोड्यूस एन आइटम एंड पुट इन द नेक्स्ट प्रोड्यूस। तो यहाँ पर जो है प्रोड्यूसर जो है एक आइटम प्रोड्यूस करता है नेक्स्ट प्रोड्यूस के नाम से, और यहाँ पर अपन चेक करते हैं वाइल काउंट इज इक्वल टू बफर साइज। तो काउंट अगर बफर साइज है तो यहाँ पर ये लूप में घूमता रहेगा, क्योंकि अगर बफर फुल हो चुका है तो यहाँ पर उसे और प्रोडक्ट यहाँ पर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर बफर इन में यहाँ पर क्या डाल दिया जा रहा है, जो नेक्स्ट जो आइटम प्रोड्यूस हुआ है प्रोड्यूसर के द्वारा उसे बफर में डाल दिया जा रहा है और उसका इंडेक्स है IN, और ये इंडेक्स IN हर बार इंक्रीमेंट किया जाता है और इसे मॉडुलस किया जाता है बफर साइज से, क्योंकि यहाँ पर इसे जो है एक क्यू के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया है, जो कि हम डायग्राम में इस कोड को आप इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर क्या करता है, हर बार जैसे ही यहाँ पर ये क्यू का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर इसे आप रिलेट करें तो क्यू जो IN है इसको हम फ्रंट समझ सकते हैं, क्योंकि फ्रंट से डिलीशन होता है, और आउट जो है जहाँ पे इंसर्शन होता है उसे अपन रियर यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। और जैसे जैसे आइटम प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस करता है तो प्रोड्यूसर आउट की वैल्यू को एक बढ़ाता है और आउट की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करता है और उसमें वैल्यू पुट करता है। और कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर जब कंज्यूम करेगा तो वो एक आइटम को यहाँ से निकालेगा और उसके बाद IN की वैल्यू को वो भी एक से बढ़ा देगा। तो ऐसे ये दोनों चीज़ें बढ़ते रहती है। और यहाँ पर मॉडुलस जो ऑपरेटर है बफर से इसलिए कि साइज से इसलिए उपयोग हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर क्यू को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये जो डायग्राम है इसकी सहायता से आप कोड को प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो कोड जो लिखा गया है उसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, है ना। तो हम फिर से वापस कोड पर जाते हैं। तो यहाँ पर आप कोड देख पा रहे हैं। तो हर बार जैसे ही प्रोड्यूसर आइटम प्रोड्यूस करेगा तो ये काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाती है, और जैसे ही कंज्यूमर एक आइटम कंज्यूम करेगा वो फिर काउंट की वैल्यू 1 से डिक्रीज कर देते हैं, और ये काउंट बताता है कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने बफर में प्रेजेंट हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं ये दोनों कोऑपरेटिव प्रोसेस हैं और ये दोनों प्रोसेस कॉन्करेंटली ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं। कॉन्करेंटली ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और इसके कारण और ये जो काउंट जो यहाँ पर प्लस प्लस और माइनस माइनस का काम हो रहा है, तो ये कुछ यहाँ पर ये जो इंटरनल जो प्रोसेस होता है वहाँ पर रजिस्टर का उपयोग होता है, और ये 3 स्टेज में यहाँ पर इंक्रीमेंट का कार्य होता है और 3 स्टेज में यहाँ पर डिक्रीमेंट का काम होता है। तो यहाँ पर काउंट प्लस प्लस जैसे कर रहे हैं तो सबसे पहले काउंट की वैल्यू को रजिस्टर 1 में स्टोर किया जाता है, उसके बाद रजिस्टर की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट किया जाता है और फिर वैल्यू को रजिस्टर 1 में डाला जाता है, फिर फाइनली रजिस्टर 1 की वैल्यू को काउंट में डाला जाता है। और जब डिक्रीमेंट किया जाता है तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू को रजिस्टर 2 में डाला जाता है, और फिर रजिस्टर 2 की वैल्यू को 1 से डिक्रीज किया जाता है और फिर उसको रजिस्टर 2 में वापस डाल दिया जाता है, और थर्ड स्टेज में जो है ये रजिस्टर 2 की वैल्यू को काउंट में डाल दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कॉन्करेंटली एक साथ में काम करते हैं, तो हो सकता है कि ये एक दूसरे के बीच में ये चीज़ें फंस जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे अगर ये ट्रांजिशन 1 में प्रोड्यूसर यहाँ पर अपन कंसिडर करते हैं कि काउंट की वैल्यू इनिशियली क्या है 5 है, मतलब हमारे जो बफर है वहाँ पर 5 आइटम रखे हुए हैं। अगर प्रोड्यूसर 1 ने काउंट की वैल्यू रजिस्टर 1 में डाली क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है, तो और वो जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो हो रहा है दोनों में पैरेलली परफॉर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काउंट रजिस्टर की वैल्यू 5 है, रजिस्टर 1 में डाल दिया। अब प्रोड्यूसर के द्वारा जो है रजिस्टर की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट किया गया और रजिस्टर 1 में जो है वैल्यू 6 हो चुकी है। अब फिर ये कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पर कंज्यूम करने के लिए इसने काउंट की वैल्यू को रजिस्टर 2 में डाला, तो रजिस्टर काउंट की वैल्यू अभी भी 5 है, तो यहाँ रजिस्टर 2 में 5 जा चुका है। और फिर ये कंज्यूमर जो है फिर इसकी वैल्यू को 1 से डिक्रीज किया, तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू हो जा रही है 4, रजिस्टर 2 की वैल्यू हो जा रही है 4। और यहाँ पर जब प्रोड्यूसर ने इसे एग्जीक्यूट किया, प्रोड्यूसर ने फिर से ये वाले काउंट में गया, थर्ड स्टेज में गया, तो रजिस्टर 1 में वैल्यू 6 थी और जो कि काउंट में चली गई है, तो अभी काउंट की वैल्यू हो गई है 6। और इसके बाद जब कंज्यूमर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो ये उस पे रजिस्टर 2 पे वैल्यू रखी हुई थी 4, तो ये काउंट में चली गई 4। तो यहाँ पर एक्चुअल में होना चाहिए था जब हमारे पास 5 आइटम है बफर पे, तो अगर प्रोड्यूसर ने एक आइटम प्रोड्यूस किया और तो उसकी वैल्यू हो गई 6, और एक
आइटम कंज्यूमर ने कंज्यूम किया तो उसकी वैल्यू हो जानी चाहिए वापस फिर से 5। तो एक आइटम प्रोड्यूस होने, एक आइटम कंज्यूम होने पर तो वापस उसकी वैल्यू हो जानी थी क्या 5। लेकिन यहाँ पर कॉन्करेंट एक्सेस के कारण जो है यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वैल्यू जो आ रही है वो कंसिस्टेंट नहीं आ रही है, वैल्यू जो है जो फाइनल रिजल्ट है वो जो है वो डिफर कर जा रहा है यहाँ पर कॉन्करेंट एक्सेस के कारण। तो यही जो प्रॉब्लम है तो इसी को कॉन्करेंसी प्रॉब्लम कहा जाता है, जो कि हमने इसमें समझा, और इसको रेस कंडीशन कहा जाता है। द सिचुएशन जब कॉन्करेंसी जो प्रॉब्लम है वो कब ऑकर होती है, ये जब रेस कंडीशन होता है तब ऑकर होता है। The situation where several process access and manipulate shared data concurrently, the outcome of the execution depend on the particular order in which the access takes। तो यहाँ पर जो होता है ये बहुत ही प्रिसाइज वे में डेफिनेशन दिया हुआ है कि जब सेवरल प्रोसेस जो होते हैं, जो शेयर्ड डेटा होता है उसको कॉन्करेंटली एक्सेस करने और मैनिपुलेट करते हैं, तो उस समय जो होता है उसका जो आउटकम आना होता है वो किस ऑर्डर पे ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आज जैसा आपने देखा कभी वैल्यू उसकी 4 हो जा रही थी, कभी 5, कभी 6 हो जा रही थी, होना चाहिए था वो 5। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है। टू प्रिवेंट द रेस कंडीशन कॉन्करेंट प्रोसेस मस्ट बी सिंक्रोनाइज। तो यहाँ पर ये शब्द आ रहा है सिंक्रोनाइज। तो ये जो कॉन्करेंट प्रोसेस होते हैं टू प्रिवेंट रेस कंडीशन, तो रेस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्करेंट प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। तो यहाँ पर इसी को ही क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम भी कहा जाता है। इसको इलेबोरेट कर रहे हैं यहाँ पर। एन प्रोसेस ऑल कंपीटिंग टू यूज द सम शेयर्ड डेटा। एन प्रोसेस है और वो कंपीट कर रहे हैं शेयर्ड डेटा को एक्सेस करने के लिए। ईच प्रोसेस हैज़ अ कोड सेगमेंट कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन, और हर प्रोसेस के पास एक कोड सेगमेंट है जिसे क्रिटिकल सेक्शन बोला जा रहा है, इन विच द शेयर डेटा इज एक्सेस्ड। तो हर प्रोसेस का वो सेक्शन जहां पर शेयर डेटा रखा होता है उसे क्रिटिकल सेक्शन कहा जाता है। ऐसा कोड जहां पर शेयर डेटा रखा हो तो उस पोर्शन को क्रिटिकल सेक्शन कहा जाता है। जैसे कि हम इस जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में देखें तो यहाँ पर ये जो काउंट है ये शेयर्ड डेटा है ना। तो यहाँ पर जो है ये कॉमन वेरिएबल है जिसको दोनों के द्वारा एक्सेस किया जा रहा है। तो ये प्रोड्यूसर में जो काउंट वाला जो कोड है वो क्रिटिकल सेक्शन कहलाएगा, और प्रोड्यूसर वाले में यहाँ पर जो काउंट लिखे हैं वो जो है वो क्या बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पर वो कहलाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होता है जब क्रिटिकल सेक्शन में, ensure that when one process is executing in the critical section no other process is allowed to be in its the critical section। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह इंश्योर करना प्रॉब्लम होता है कि जब एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस जो है उस क्रिटिकल सेक्शन पे वहाँ पर वो ना जाए, क्योंकि अगर यही सिचुएशन होती दूसरा चला जाता है उस पोर्शन पे तभी यहाँ पर प्रॉब्लम की कंडीशन होकर होती है। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, उसी को सिंक्रोनाइजेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, और सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन जो प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करने के लिए ये जो 3 रिक्वायरमेंट हैं ये हमको सेटिस्फाइड करने की आवश्यकता होती है। तो पहला यहाँ पे है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा है प्रोग्रेस, और तीसरा है यहाँ पर बाउंडेड वेट। तो ये 3 कंडीशन अगर हम रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन जो है प्रॉब्लम वो ऑकर नहीं होगा, वो ऑकर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कोई भी जो
क्रिटिकल जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस का ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ये डू है, ये वाइल लूप कंटिन्यूसली चलते रहता है। ये एंट्री सेक्शन हो जाता है, बीच में क्रिटिकल सेक्शन होता है, उसके बाद एग्जिट सेक्शन होता है, और लास्ट में होता है रिमाइंडर सेक्शन। जो एग्जिट के बाद जो होता है उसे रिमाइंडर सेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पर वो होना चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब इफ प्रोसेस PI इज executing in the critical section, then no other process can be executing in their critical section। अगर एक कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन पे है तो कोई दूसरा प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन पर नहीं जाना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर वो होना चाहिए, यहाँ पर प्रोग्रेस होना चाहिए। इफ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन and there exists some process that wish to enter their critical section, then only those not in the remainder section can, यहाँ पर RS का मतलब है remainder section, can participate in the discussion of the next। तो यहाँ पर जो अगर this section cannot be पोस्टपोन्डेड इनडेफिनेटली। तो यहाँ पर जो प्रोग्रेस कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है और यहाँ पर कुछ प्रोसेस हैं जो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्रिटिकल सेक्शन पे कौन जाएगा इसका डिसीजन जो है वो प्रोसेस करेंगे जो रिमाइंडर सेक्शन पे नहीं है। तो जो रिमाइंडर सेक्शन पे नहीं है कहने का मतलब ऐसे प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर चुका है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं केवल वही जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ब्रॉडली अगर देखा जाए प्रोग्रेस का कहने का मतलब ये होता है जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन पे उपलब्ध नहीं है वो दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से नहीं रोकना चाहिए। यही प्रोग्रेस की समरी होती है। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन पे नहीं है तो वह दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से नहीं रोक सकता। अगर ये है मतलब वहाँ पर प्रोग्रेस की कंडीशन होगी। नेक्स्ट है बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट का मतलब क्या है? अ बाउंडेड मस्ट बी एग्जिस्ट ऑन द नंबर ऑफ टाइम दैट अदर प्रोसेस आर allowed to enter their critical section after a process has made a request to enter its critical section and before the request is granted। तो ये बाउंडेड वेट का कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि अगर किसी प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए रिक्वेस्ट किया है तो जो दूसरे प्रोसेस हैं जो क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे तो वो कितनी बार क्रिटिकल सेक्शन में दूसरे प्रोसेस जा सकते हैं उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। वो ऐसा ना हो कि हमेशा दूसरे प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन में जाते रहें और जिस प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने का मौका ही ना मिले। तो ये होता है बाउंडेड वेट। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया है तो उसके बाद जो दूसरे प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि कितने बार वो जाएंगे बिफोर रिक्वेस्ट ग्रांटेड। तो कहने का मतलब ये है बाउंडेड वेट, अगर किसी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया है तो उसको एक कुछ समय बाद उसको वहाँ पर कुछ प्रोसेस जो है वहाँ पर जाएं और उसके बाद उसको चांस मिलना ज़रूरी होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि दूसरे प्रोसेस ही वहाँ पर जा रहे हैं। तो एक बार समरी कर देते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहने का मतलब ये है कि अगर एक प्रोसेस वहाँ पर है तो दूसरा प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन पे एंटर नहीं करना चाहिए। प्रोग्रेस का मतलब ये है अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो दो दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से नहीं रोकना चाहिए। और बाउंडेड वेट कहने का मतलब ये है कि कोई प्रोसेस
बहुत ही लंबे समय के लिए क्रिटिकल सेक्शन में उसको जाने का मौका ही ना मिले, ये नहीं होना चाहिए। दूसरे प्रोसेस कितने बार जाएंगे क्रिटिकल सेक्शन में, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए बिफोर जिस प्रोसेस ने रिक्वेस्ट जो है किया है उसके बीच में। तो ये तीनों कंडीशंस थी जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन था। तो इससे सॉल्यूशन को कई तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये जो इसमें पीटरसन सॉल्यूशन आते हैं और भी कई सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो उपलब्ध हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में हम इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आपने जो समझा है वो था बैकग्राउंड नॉलेज कॉन्करेंसी जो प्रॉब्लम है उसका प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के द्वारा हमने इसको समझने का प्रयास किया है, और सॉल्यूशन हमने देखा है क्रिटिकल सेक्शन अगर प्रॉब्लम है इस तरह का तो उसमें क्या सॉल्यूशन उसका होता है। तो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म और इसके इस मैकेनिज्म का जो है जो इसके जो ये सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर पे देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।